बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से मैं दानिश रज़ा यहाँ मौजूद हूँ। आज के इस लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर में टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और इक्विलिब्रियम के बारे में जो डिटेल है वो हम इससे पहले कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L and weight W is equals to 50 Newton rests against on a smooth vertical wall. If the coefficient of friction between the ladder and the ground is 0.4, find the minimum angle such that the ladder may not slip. तो ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि एक यूनिफॉर्म लैडर है। यूनिफॉर्म का मतलब हर तरफ से एक जैसी है, जिसकी लेंथ L है एंड वेट 50 न्यूटन, रेस्ट्स अगेंस्ट ऑन आ स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल के सहारे खड़ी है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज 0.4, अगर लैडर और ग्राउंड के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, फाइंड द मिनिमम एंगल सच दैट द लैडर मे नॉट स्लिप। तो हमें वो एंगल मालूम करना है कि जिस पर ये लैडर स्लिप ना हो सके। तो इस क्वेश्चन की अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये वॉल है जो कि ग्राउंड पर मौजूद है, और इस वॉल के सहारे हम एक लैडर को रोकते हैं। तो वो कम से कम कितना एंगल होना चाहिए कि जिस पर ये लैडर स्लिप ना हो। तो हम कहते हैं कि ये थीटा वो मिनिमम एंगल है जिस पर ये लैडर स्लिप नहीं होगी। लैडर स्लिप ना होने का मतलब ये है कि ये लैडर इस दीवार के सहारे रुकी रहेगी, और रुके रहने का मतलब है कि ये लैडर इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का एप्लीकेबल होना बहुत ज़रूरी है।
यानी इस लैडर पर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, इसी वजह से ये लैडर इक्विलिब्रियम में है। तो अब इस डायग्राम में ये जो इंक्लाइंड लाइन आप देख रहे हैं, ये दरअसल लैडर है और इसकी लेंथ है L। इस लैडर की लेंथ है L और जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं ये है वॉल, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है ग्राउंड। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस लैडर पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो अगर हम वॉल के लिहाज से देखें तो वॉल की वजह से इस लैडर पर जो फोर्स होगी वो होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू वॉल, और इस फोर्स को हम कह देते हैं RW, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू वॉल। इसके बरक्स अगर ग्राउंड के लिहाज से देखें तो ग्राउंड के लिहाज से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी यानी RG मीन्स रिएक्शन फोर्स ड्यू टू ग्राउंड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये वो फोर्स है जो ग्राउंड की वजह से लैडर पर है। अब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है लैडर और ग्राउंड के दरमियान। इसका मतलब यह है कि लैडर और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है। तो ग्राउंड के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अलोंग द ग्राउंड होगी, तो उसे हम इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल f। लेकिन वॉल के लिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि वॉल इज स्मूथ, वॉल जो है स्मूथ है, और अगर स्मूथ है तो इट हैज़ नो एनी फ्रिक्शन, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। तो ये वो फोर्सेस हैं जो वॉल की वजह से लैडर पर हैं और ग्राउंड की वजह से। इसके अलावा लैडर का अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म लैडर है। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके उस शेप के सेंटर पर होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये शेप जो है वो इसका सेंटर यहाँ बनेगा, तो इस सेंटर पर है वेट फोर्स। तो इस डायग्राम को देखते हुए अब हम इस क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। तो डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द लैडर which is equal to L। Second, weight of the ladder, weight of the ladder, और weight का सिंबल W is equals to 50 Newton। If the coefficient of friction, it means coefficient of friction between the ladder and the ground is 0.4, और इस coefficient of friction का सिंबल होता है म्यू। तो coefficient of friction between the ladder and the ground
तो लैडर और ग्राउंड के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4। और इस डायग्राम को फोर्सेस के लिहाज से जो आपने सिंबल दिए हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल की जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये है RW, और इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो है RG, और इसकी वैल्यू भी हमें नहीं मालूम। फ्रिक्शन फोर्स between the ladder and the ground, वो है F। और हमें फाइंड करना है मिनिमम एंगल थीटा मिनिमम, ये हमें मालूम करना है। तो ये वो सिंबल्स हैं जो कि हमने इस न्यूमेरिकल में क्वांटिटीज़ को असाइन किए हैं। अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अगर ये लैडर स्लिप नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि ये रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है। तो सिंस द लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, चूंकि लैडर इक्विलिब्रियम में है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल होता है, या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम हमेशा ज़ीरो होता है, या वर्टिकल फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होता है। तो इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि RW और F दीज आर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वेट एंड RG आर द वर्टिकल फोर्सेस। तो अगर ये लैडर इक्विलिब्रियम में है तो तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए लिखें, फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए लिखें तो RW और F दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो RW माइनस F इज इक्वल्स टू 0, या हम लिख सकते हैं RW इज इक्वल्स टू F, और F फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होती है म्यू mg के, या हम इसे लिख सकते हैं म्यू W, क्योंकि mg W के इक्वल होता है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से फॉर वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस के लिए
एक फोर्स W है और एक RG है, तो RG माइनस W इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि RG इज इक्वल्स टू W। तो ये हमने इक्वेशंस लिखी हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर हम अप्लाई करें द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक तमाम टॉर्क्स का सम 0 होना चाहिए। तमाम टॉर्क्स का मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस डायग्राम में कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करती है और कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करती है। तो अगर हम लेट सपोज इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A, ये पॉइंट है A जो कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं B, और ये पॉइंट है C। तो अगर A हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो RW फोर्स इस लैडर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगी। तो इसके अलावा W फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी तरह से RG फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और F फोर्स भी इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगी। तो हमने अपना एक्सिस मान लिया है A पॉइंट को, तो हम लिखते हैं कि इफ A इज अ पॉइंट along the axis of rotation, तो अगर A पॉइंट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन A पॉइंट को मान लेने से RG और F फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट A पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लेने से जो हमारा मोमेंट आर्म है, टॉर्क के फॉर्मूले में जो मोमेंट आर्म आता है वो 0 हो जाएगा। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मौजूद हो, तो आपने अपने एक्सिस को A पॉइंट से गुजारा है और फोर्सेस भी इसी पॉइंट पे लग रही हैं, तो इसी वजह से इन दोनों फोर्सेस का इस लैडर पर कोई टॉर्क नहीं होगा। तो द टॉर्क ड्यू टू RG and F will be 0। तो इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जिस पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं उसी पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या यूं कह सकते हैं कि इसका मोमेंट आर्म 0 है। बाकी रह गई वेट फोर्स W और RW। तो RW फोर्स इस लैडर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी और W फोर्स क्लॉकवाइज। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज
टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो फोर्स जो क्लॉकवाइज जो टॉर्क पैदा कर रही है वो है W, तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा W, और इसके साथ साथ मोमेंट आर्म जब आप लिखेंगे तो हमें मोमेंट आर्म इस डायग्राम से बताना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस W फोर्स के लिए मोमेंट आर्म निकालें तो मोमेंट आर्म फोर्स के या फोर्स पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है तो इसकी हाफ लेंथ हो जाएगी L/2, और L/2 का अगर हम ये वाला कंपोनेंट निकालें तो इस कंपोनेंट के साथ आएगा L cos थीटा, L/2 cos थीटा। तो ये आपके इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है, और इस बेस के लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे वो है cos थीटा। तो L/2 cos थीटा ये मोमेंट आर्म है, किस फोर्स पर? W फोर्स पर या W फोर्स के लिए। तो टॉर्क का जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो वेट मल्टीप्लाई बाय L/2 cos थीटा। और अगर हम RW फोर्स के लिए टॉर्क लिखें तो RW, और इसके साथ जब मोमेंट आर्म निकालेंगे तो उसी तरह से ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो हम डिस्टेंस लेते हैं यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो देखें कि अगर हम इस थीटा के लिहाज से ये डिस्टेंस निकालें या ये डिस्टेंस निकालें, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और यहाँ से यहाँ तक ये भी इक्वल होंगे। तो अगर ये L है तो ये डिस्टेंस बन जाएगा L sin थीटा, L sin थीटा। तो यहाँ हम लिखते हैं L sin थीटा। तो इस इक्वेशन में W फोर्स है और उसके साथ L/2 cos थीटा W फोर्स का मोमेंट आर्म है, RW रिएक्शन फोर्स है, लेकिन L sin थीटा इसका मोमेंट आर्म है। तो अब इस इक्वेशन में RW को हम रिप्लेस कर सकते हैं म्यू W से। आप ये देख सकते हैं कि RW इज इक्वल्स टू म्यू W। तो इस RW की जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू W L sin थीटा। ठीक है, तो अब W से W कैंसिल, L से L कैंसिल, और उसके बाद आप cos थीटा को यहाँ ले आएँ तो यहाँ रह गया 1/2 म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। 1/2 म्यू की जगह पर 0.4। तो अब हम कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका एंगल कितना आता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.4, तो इसका आंसर है 1.25। हमें निकालना है एंगल। तो अगर हम टेंजेंट को वहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.25। तो टेंजेंट इनवर्स जब इसका निकालेंगे
तो इसका आंसर बन रहा है 51.3 डिग्री और यही होगा हमारा थीटा मिनिमम, यानी ये वो कम से कम एंगल होगा जिस पर ये लैडर स्लिप नहीं हो सकेगी। तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकली चीज़ों पर जब हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो फिर किस तरह से आप उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मालूम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर फिर भी आप समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे पूछ सकते हैं।